Good morning, students. Welcome back in your SS class. Student, we have started our chapter number 9 of history, the making of the national movement, and we are discussing about 1870 to 1947 time period. And in the last lecture, we have discussed about the non-cooperation movement and the Khilafat movement. We have already discussed all these things in the last lecture, and we saw that how people take the idea of Swaraj and they interpret this mean the Savras into their own manner and you can say method. तो इस जो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था, मीन्स लास्ट के वीडियो लेक्चर से हमने देखा था कि इंडियन इंडिपेंडेंस के अंदर किस प्रकार से महात्मा गांधी जी आते हैं, जहां पर वो एक मास मूवमेंट जो कि आप कह सकते हो खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। और जो सबसे लास्ट हमने डिस्कस किया था वो किया था कि महात्मा गांधी ने कहा स्वराज इट मींस वी मस्ट बी इंडिपेंडेंट, बट पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्लास दे टुक इट इट इज इन डिफरेंट मैनर। तो ये सब चीजें हमने जो थी वो लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पीपल्स ऑफ महात्मा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिम। So we can see from the above that sometimes people thought of Gandhiji as a kind of Masiha. What do you mean by Masiha? Come here. Masiha, it means someone who could help them overcome their misery and poverty. तो हमने जो अभी तक देखा वो क्या देखा कि people thought about Mahatma Gandhi that Mahatma Gandhi was had come here as a Masiha. और मसीहा का की अगर मैं डेफिनेशन देता हूं इट मींस ये वो व्यक्ति है जो कि लोगों को उन्हें के दुखों से उनको आप कह सकते हो बचाएगा। ठीक है, तो जो उनकी हेल्प करेगा कि किस प्रकार से उनके जीवन में जो दुखी है या गरीबी है उससे ओवरकम कैसे किया जाए, इन सब चीजों के बारे में अगर हम बात करते हैं पीपल की जो थिंकिंग थी महात्मा गांधी के विषय में ये थी। गांधी विश टू बिल्ड अ क्लास यूनिटी नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट। Yet peasants could imagine that he would help them in their fight against jamidars. Land agricultural laborers believe he would provide them land. अब देखिए यहां पर पीपल के डिफरेंट मीनिंग किस प्रकार से महात्मा गांधी से रिलेटेड है। अब महात्मा गांधी की का मुख्य उद्देश्य था कि देश में यूनिटी क्रिएट होनी चाहिए, मीन्स दे वांटेड क्लास यूनिटी। वो क्लास कंफ्लिक्ट की डिमांड नहीं करते थे, क्लास यूनिटी की डिमांड कर रहे थे। बट यहाँ पर पीपल ने जो सोच थी, जो थिंकिंग थी, इट वाज टोटली डिफरेंट। We take the example of the peasants. Peasants thought that he would help them in their fight against the jamidars, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। And if we think about the agriculture labor, they thought that he would provide them land. ठीक है, वो उनको लैंड प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए कि किस प्रकार से महात्मा गांधी के विषय में अलग अलग व्यक्तियों की क्या धारणाएं थी। And at times ordinary people credited Mahatma Gandhi with their own achievement. अब महात्मा गांधी ने खुद की महात्मा गांधी को आप कह सकते हो लोगों ने क्रेडिट दिया उनकी खुद की अचीवमेंट का भी। एग्जाम्पल देख लीजिए, एट द एंड ऑफ द पावरफुल मूवमेंट पीजेंट्स ऑफ द प्रतापगढ़ इन द यूनाइटेड प्रोविंस नाउ इन उत्तर प्रदेश, he managed to stop illegal eviction of the tenants। तो इलीगल मैनर से लोगों को, मींस टेनेंट, यहाँ पर पीजेंट्स की हम बात कर रहे हैं, टेनेंट्स का मतलब यहाँ पर पीजेंट्स है, जो पीजेंट्स थे उनको इलीगल मैनर से जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। ठीक है, ये सिस्टम था उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एरिया के अंदर। वहां पर पावरफुल मूवमेंट चलाई गई जहां पर इस चीज को स्टॉप कर दिया गया। अब इसके अंदर भी अगर हम बात करते हैं, लोगों का यह मानना था कि ये केवल गांधी जी थी जिन्होंने उनकी डिमांड को सामने रखा और इस वजह से ही उनको ये अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक बात और नोट की है कि जो पीपल अगर कोई मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते एंड दे गोट यू कैन से दे अचीव व्हाटएवर एनीथिंग, मींस कुछ भी अचीव करते, वो हर एक चीज का क्रेडिट क्या करने लगे, महात्मा गांधी को देने लगे। एट अदर टाइम्स यूजिंग गांधी जी नेम, tribals and peasants undertook actions that did not conform to Gandhian ideals also। इवन कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर ट्राइबल और पीजेंट्स पीपल ने क्या किया, उन्होंने कोई मूवमेंट चलाई और वो मूवमेंट महात्मा गांधी के नाम पे चलाई गई, और जबकि उस मूवमेंट के अंदर उन्होंने वायलेंट एक्टिविटीज की का भी यूज किया। ठीक है, जैसे कि अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के अंदर गुडम हिल्स जो एरिया थे वहां पर उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर का यूज किया, इस पॉलिसी का यूज किया। ठीक है, ये एक मिलिटेंट एक्टिविटी थी, आप कह सकते हो ये एक वायलेंट एक्टिविटी थी, जबकि महात्मा गांधी ने तो कभी वायलेंट एक्टिविटी को फेवर ही नहीं किया।
तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी को किस प्रकार से लोगों का मीन्स लोगों का किस प्रकार से डिफरेंट नजरिया था महात्मा गांधी के रूप में, महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था लास्ट दैट इन 1920 महात्मा गांधी स्टार्टेड अ मूवमेंट, यू कैन से लॉन्च अ मूवमेंट दैट इज कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बिकॉज ही थॉट दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज हियर until we had cooperated them. If we would not cooperate them, the empire of the British government would last only, you can say, within 1 year. मीन्स 1 साल के अंदर उनका एरिया खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, एंड इट वाज अ वेरी गुड मूवमेंट, मैक्सिमम पीपल पार्टिसिपेटेड इन इट, एंड यू कैन से इन एंथुजियास्टिक मैनर। ठीक है, ऑल ओवर अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के अंदर ये मास मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। यू कैन से दैट कि इट वाज लिमिटेड इन जस्ट ओनली सिटीज, बट इट वाज अ मास मूवमेंट, वी कैन से। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट हैड हैपनिंग ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1922 टू 1929, बिकॉज 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो हमें पता होना चाहिए कि 1922 से लेकर 1929 का टाइम पीरियड में हुआ क्या था। नाउ महात्मा गांधी, एज यू नो, वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट। हम सबको पता है कि महात्मा गांधी वायलेंट मूवमेंट के खिलाफ थे, तो इसी वजह से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, आप कह सकते हो, बंद भी किया। अब बंद करने का कारण क्या था? 1922 के अंदर एक क्राउड, पीजेंट्स की क्राउड जो थी, उनकी मुठभेड़ किसके साथ होती है? पुलिस के साथ हो जाती है, जिसके अंदर जो आप कह सकते हो गुस्साए, जो एगिटेटेड जो पीजेंट थे, वो क्या करते हैं, वो पीजेंट्स क्या करते हैं, पुलिसमैन मींस पुलिस चौकी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहां पर आप कह सकते हो 2 पुलिसमैन मारे जाते हैं, बिकॉज इट वाज अ वायलेंट एक्टिविटी। दैट्स व्हाई महात्मा गांधी कार्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दिस इज द पर्टिकुलर रीजन कि महात्मा गांधी विड्रू कैसे करते हैं, आप कह सकते हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाई डिड महात्मा गांधी कार्ड ऑफ, या यू कैन से विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उसी का आंसर यहाँ पर मिलेगा कि हम सबको क्या पता है कि महात्मा गांधी वो अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट। So he abruptly called off the non-cooperation movement when in Feb 1922 a crowd of peasants set fire to police station in चोरी चोरा। चोरी चोरा नामक जो प्लेस है, वहां पर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वो एक जो पीजेंट की क्राउड होती है, वो वहां पर पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर देती है, जहां पर 22 पुलिसमैन जो होते हैं, दे वर किल्ड ऑन दैट डे बिकॉज इट वाज अ वायलेंट एक्टिविटी। दैट्स व्हाई महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द non-cooperation movement. Peasants were provoked because the police had fired on their peaceful demonstration. ये बात हम कह सकते हैं कि peasants ने अटैक क्यों किया? रीजन ये था क्योंकि पुलिस ने क्या किया, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर अटैक कर दिया था, इस वजह से। बट इट वाज अ वायलेंट एक्टिविटी इन विच 22 पुलिसमैन वर डाइड। दैट्स व्हाई महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट इन 1922। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कब हुई? इट वाज लॉन्च इन 1920, but it was withdrawn, and you can say it was called off in 1922 due to the violent incident of Chori Chora. ठीक है, and this Chori Chora is situated in उत्तर प्रदेश, you can say. ठीक है, तो 1922 का यहाँ पर हम टाइम पीरियड आ चुका है। अब डिस्कस हम क्या करेंगे, period from 1922 to 1929, because Mahatma Gandhi started again a mass movement, that is civil disobedience movement, in 1930. So we should know about that time period of 1922 to 1929. Now let's think about it. Once the non-cooperation movement was over, Gandhiji followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas. मीन्स नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया ना। कांग्रेस जो पीपल थे या कांग्रेस जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि अब कांग्रेस को क्या करना चाहिए, रूरल एरिया के अंदर कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क्स करने चाहिए। ठीक है, सो अदर लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास, Motilal Nehru, they argued that the party should fight election to the council and enter them in order to influence the government policies. Yes, कुछ जो पीपल थे उनको क्या मानना था, वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी मस्ट पार्टिसिपेटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन, क्योंकि अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो वो काउंसिल का पार्ट बनेंगे। अगर गवर्नमेंट कोई भी ऑपरेसिव पॉलिसी को सामने लेके आती है, या कोई भी आप कह सकते हो ऐसा लॉ लेके आती है जो कि इंडियन पीपल के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, तो उसका वो विद इन काउंसिल ही बायकॉट कर सकते हैं। तो कुछ व्यक्ति का मानना यह था कि दे मस्ट पार्टिसिपेट इन द काउंसिल इलेक्शंस। Okay, now through sincere social work in the villages in the mid 1920, the Gandhians were able to extend their support base.
आप 1920 के दौरान में मैक्सिमम जो पीपल थे उन्होंने कांग्रेस फॉलोअर्स की बात अगर हम बात करते हैं या गांधी जी के फॉलोअर्स की बात करते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने विलेजेस के अंदर काफी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की थी जिसकी वजह से उनको फेवर मिल चुका था. So this proved to be a very useful in launching the civil disobedience movement in 1930, and it was very helpful when he started the civil disobedience movement in 1930. So two important development of the mid 19s were the formation of the Rashtriya स्वयं सेवक संघ, दैट इज कॉल्ड आरएसएस, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज द हिंदू ऑर्गेनाइजेशन. और जो नेक्स्ट जो थी वो थी एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी आरएसएस. सेकंड वन थी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. जो टू इंपोर्टेंट डेवलपमेंट हुई मिड 1920 के दौरान में वो हुआ, एक तो आरएसएस की फॉर्मेशन हुई और दूसरा क्या हुआ, अब आरएसएस की अगर मैं बात करता हूं, इट वाज एन अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकंड वन इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. दो पॉलिटिकल पार्टी आप कह सकते हो, दो संघ जो थे उनकी फॉर्मेशन हुई थी. एंड दिस पार्टीज हैव held very different ideas about the kind of country India should be. अब इन दोनों का की जो सोच थी वो अगर हम बात करते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी का विजन क्या था, उन सबसे डिफरेंट थी. वो कैसे थी वो बाद में हम देखेंगे. फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियाज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. ओके, सेपरेट इश्यूज को बाद में हम देखेंगे क्योंकि इनका क्या मानना था, ये कहीं ना कहीं वायलेंट एक्टिविटीज की तरफ थे. Now, the revolutionary ideas with the help, the revolutionary nationalist Bhagat Singh, who was an active in this period also. Now, Bhagat Singh, you well aware about, I think so, Bhagat Singh के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है. तो भगत सिंह की बात करते हैं. अब देखिए, कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी नॉन वायलेंट मेथड से स्वराज को अचीव करने की बात कर रहे थे. बट इफ यू थिंक अबाउट भगत सिंह, वो कहते हैं कि वायलेंट, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, वेदर इट इज वायलेंट और नॉन वायलेंट, डजंट मैटर. खासकर वो वायलेंट एक्टिविटीज को प्रेफर करते हैं. वो कहते हैं कि वायलेंट एक्टिविटी के माध्यम से हम इस स्वराज को अचीव कर सकते हैं. वी कैन अचीव द स्वराज. So the decade closed with the Congress resolving the fight of Purna Swaraj. And if we think about the Purna Swaraj, that is in 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru, ठीक है. तो जिस वक्त अगर हम बात करते हैं, जिस वक्त कांग्रेस से बात कर रहा था पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज इट मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और ये डिमांड जो थी 1929 के अंदर लाहौर में जब कांग्रेस का शासन हुआ, सेशन हुआ, उस वक्त ये डिसाइड किया कि अब जो इंडिया है वो डिमांड करेगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, ठीक है. तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड उस वक्त अगर हम बात करते हैं 1929 के अंदर कांग्रेस ने की थी. तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे का जो दिन था वो सेलिब्रेट किया गया. इट वाज सेलिब्रेटेड इन 26 जनवरी 1930 इन ऑल ओवर द कंट्री. एंड इफ यू थिंक अबाउट 26 जनवरी, दैट्स व्हाई यही केवल इन 26 जनवरी 1930 को एज ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है. इसी वजह से अगर हम बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी को किया गया था. अगर हम इसकी बात करते हैं, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अगर हम बात करेंगे 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो चुका था, ठीक है. बट इसको आप कह सकते हो इंप्लीमेंट करने की जो टाइम पीरियड लगाया वो 26 जनवरी को लगाया गया, क्योंकि क्या था, क्योंकि इतिहास के अंदर 26 जनवरी 1930 को एज ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया था. इस वजह से उस दिन की इंपोर्टेंस को दिखाने के लिए ये किया गया था. थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर रहे थे भगत सिंह के बारे में. तो अगर मैं भगत सिंह की बात करता हूं तो उन्होंने कॉलोनियल रूल्स को खत्म करने के लिए क्या किया, उन्होंने कॉलोनियल रूल से खत्म करने के लिए डिफरेंट टाइप के अटैक वगैरह किए, ताकि किसी ना किसी तरीके से इनको दबाया जा सके, इनको समझाया जा सके, ठीक है. क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, भगत सिंह का मानना था, इट टेक अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर. अगर आपको एक डेफ का यहाँ पर ब्रिटिश का मतलब है, जो ब्रिटिश पीपल है, जो जिनको नहीं सुनाई देता, अगर इनको सुनाना है ना तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लाउड वॉइस क्रिएट करनी पड़ेगी. और वो लाउड वॉइस का मतलब है कि उनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा, उनके ऊपर बम ब्लास्ट करने पड़ेंगे किसी चीज के माध्यम से. इसलिए उन्होंने क्या नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, ठीक है. बट अनफॉर्चुनेटली भगत सिंह ने मींस आप कह सकते हो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके थे. मेन एम उनका ये नहीं था कि वो किसी को मारेंगे, बट जस्ट ओनली वो ये अवेयर कराना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि उनको पता होना चाहिए कि अब इंडियन जो पीपल है वो ये काम भी कर सकते हैं, उनको इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी. बट भगत सिंह को एट द एज ऑफ 23 उनको फांसी की सजा दे दी गई थी. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करते हैं 1922 से लेकर 1929, अब यहाँ पर डायरेक्टली द मार्च ऑफ डांडी की बात की जा रही है,
ठीक है। तो 1929 से 1922 से 1929 के जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ, बस इसके बीच में सिर्फ एक चीज आई थी, साइमन कमीशन का टाइम पीरियड। साइमन कमीशन, दिस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड यू कैन से इन 1927, ठीक है। और इसके जो मेजर हेड थे वो थे सर जॉन साइमन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइमन कमीशन, ठीक है। तो साइमन कमीशन का जो को बनाया गया था, इट वाज फॉर्म्ड इन 1929 सॉरी 27, और इसका मेजर उद्देश्य था कि 1919 के दौरान में जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट जो इंडिया का लागू किया गया था, उसमें कुछ रिफॉर्म्स की बात की गई थी। वो रिफॉर्म्स कितनी मात्रा में हमारे इंडिया में इंप्लीमेंट हो चुके हैं और कितने बचे हुए हैं, और फर्दर क्या रिफॉर्म और करने हैं, इन सब चीजों को देखने के लिए 1927 के अंदर एक कमीशन स्टार्ट किया गया, दैट इज कॉल्ड साइमन कमीशन। इसके हेड का नाम सर जॉन साइमन था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइमन कमीशन, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द इंडियन रिवोल्टेड एंड यू कैन से प्रोटेस्टेड या क्रिटिसाइज इट। अब इंडियन पीपल ने उसे क्रिटिसाइज क्यों किया, हमें इसका भी पता होना चाहिए कि इंडियन पीपल ने उसे क्रिटिसाइज क्यों किया। उसके अंदर सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य वाली बात थी, वो बात ये थी कि जो अगर हम बात करते हैं इंडियन पीपल, सॉरी, जो सबसे दुर्भाग्य वाली बात थी वो ये थी कि इस कमीशन में कोई भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था, दैट्स व्हाई द इंडियन क्रिटिसाइज इट। इसीलिए जो इंडियन पीपल थे उन्होंने इसको क्या किया, क्रिटिसाइज किया। क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे 1922 से लेकर 1930 तक के टाइम पीरियड में, इस 1922 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है। एक बात खत्म हो चुकी है। 1922 से लेकर 1930 तक के टाइम पीरियड के अंदर हम नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, आपस में ही हसल मींस आपस में कांग्रेस के विदिन ही आपस में झगड़ा होता रहा, या कह सकते हो उन्होंने डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की। इनमें जो मेन जो चीजें बनेगी बनेगी आपकी, वो बनेगी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 के अंदर अगर हम बात करते हैं फॉर्मुलेट किया गया, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन, बट इट वाज बायकॉटेड, ठीक है। और बायकॉट करने के लिए उन्होंने क्या किया, आप कह सकते हो ब्लैक फ्लैग के माध्यम से उसका स्वागत किया गया था, और साइमन गो बैक इस स्लोगन के माध्यम से उसका को ग्रीट किया गया, ठीक है। और 1928 में वो इंडिया में आया था, राइट, ठीक है। अब हम बात करेंगे द मार्च ऑफ द डांडी। अब इससे पहले थोड़ा सा हम वापस जो थोड़ी देर पहले पढ़ा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। लाहौर के अंदर दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर के अंदर कांग्रेस सेशन होता है, जहां पर यह बात डिसाइड की जाती है कि 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड इन ऑल ओवर इंडिया एज ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। बट इसके प्रति लिटिल अटेंशन था पीपल का, ठीक है, मींस इतना ज्यादा अटेंशन इसके प्रति नहीं था। सो महात्मा गांधी वांटेड टू यू कैन से लॉन्च अ न्यू लार्ज मूवमेंट, और वो मूवमेंट होती है आपकी यहाँ पर आप कह सकते हो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या चीज थी। अगर मैं बात करता हूँ 1930 के टाइम पीरियड की, महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी चाहते थे कि एक मास मूवमेंट स्टार्ट की जाए। अब तक हमने जो मूवमेंट चलाई, उस मूवमेंट के अंदर हमने कहा कि नॉट टू कोऑपरेट द गवर्नमेंट, ठीक है ना। महात्मा गांधी जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए गए हैं उनको भी तोड़ना है, कोऑपरेट तो करना ही नहीं है, अब उनको तोड़ने वाली बात भी आई थी। अब रीजन क्या था, उस टाइम पीरियड के दौरान में ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। क्या मोनोपोली थी, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन मैन्युफैक्चर एंड कैन सेल द सोल्ट। अगर मैं सोल्ट की बात करता हूं, इट इज यू कैन से अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, एक एसेंशियल आइटम होता है हमारे प्रोडक्ट का, हमारे फूड का। चाहे रिच की बात करें, पुअर की बात करें, एवरीबडी कंज्यूम इट, हर एक व्यक्ति उसे कंज्यूम करता है। अब उस वक्त मोनोपोली अगर हम बात करते हैं, एक अधिकार था कि सोल्ट को अगर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इट वो जस्ट ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड सोल्ट को बेचने का अधिकार भी जस्ट ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था, ठीक है। इसी चीज के लिए क्या हुआ, महात्मा गांधी सोल्ट को एज ए वेपन के रूप में यूज करते हैं। और वो क्या करते हैं, अगर मैं इस टाइम पीरियड की बात करता हूं, तो इस टाइम पीरियड में इंडिया में जो वायसराय थे वो इरविन थे, लॉर्ड इरविन, ठीक है। लॉर्ड इरविन को वो क्या करते हैं, एक लेटर भेजते हैं, और उस लेटर के अंदर वो डिमांड करते हैं, कुछ जनरल डिमांड्स करते हैं। और उन जनरल डिमांड में जो स्पेसिफिक डिमांड थी वो थी सोल्ट के ऊपर जो ये मोनोपोली है इसे खत्म कर दिया जाए, बट इट वाज रिजेक्टेड, ठीक है, वो रिजेक्ट कर दी गई। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, दांडी मार्च के बारे में डिसाइड किया, ठीक है। अब देखते हैं दांडी मार्च क्या होता है। पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन। अगर मैं पूर्ण स्वराज की बात करता हूं, वो अपने आप नहीं आया। वी हैड, यू कैन से, इट हैड टू बी फॉट फॉर, हमें इसके लिए लड़ना पड़ा। इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट
ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द सोल्ट लॉ। वो अब एक आप कह सकते हो मार्च चलाएंगे जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, साल्ट लॉ को तोड़ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब इस साल्ट लॉ का मतलब क्या था, द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड यू कैन से सेल ऑफ साल्ट। अब गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, इट मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी साल्ट को बनाना भी और साल्ट को बेचने की भी। ठीक है, अब इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, और हर एक व्यक्ति को साल्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। अब साल्ट क्या था, एक एसेंशियल आइटम है हमारे फूड का, विच इज कंज्यूम्ड बाय एवरीबॉडी वेदर दैट पर्सन बिलोंग टू अ रिच फैमिली और अ पुअर फैमिली, इट डजंट मैटर। तो ये चीज थी। ओके, तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो ये चीज उन्होंने डिसाइड की थी। ओके गाइस, तो देखते हैं, तो यहां पर उन्होंने क्या किया, तो ये इस मोनोपोली के खिलाफ उन्होंने दांडी मार्च को डिसाइड किया। सो महात्मा गांधी अलोंग विद अदर नेशनलिस्ट reasons that it was a sinful to tax salt since it is such an essential item of our food, क्योंकि ये हमारी अगर बात करते हैं फूड का एक एसेंशियल आइटम होता है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट नॉट गिव दैट, वी मस्ट नॉट हैव एनी टैक्स ऑन साल्ट। ठीक है, तो ये बात थी। अगर मैं साल्ट की बात करता हूं, द साल्ट मार्च इज रिलेटेड टू जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रीवेंस शेयर्ड बाय एवरीबॉडी, दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड पुअर। इसीलिए साल्ट मार्च को डिसाइड किया गया, या कह सकते हो साल्ट को एज ए वेपन के रूप में यूज किया गया, क्योंकि ये क्या हो गया, ये एक स्टायरिंग सिंबल बन चुका था उस टाइम में, ये एक वेपन बन चुका था जिसके आधार पे पूरी की पूरी इंडिया को वो क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। So Gandhiji and his follower marched near about 240 miles from his Sabarmati ashram to the coastal town of Dandi, जहां पर वो जब, अब कोस्टल टाउन की अगर मैं बात करता हूं, ये हमारे गुजरात के अंदर एक कोस्टल एरिया है, अरेबियन सी की कोस्टल एरिया का बात कर सकते हैं। इट इज अ वेस्टर्न कोस्टल पार्ट, एक स्मॉल विलेज है, वहां पर महात्मा गांधी जाते हैं। देन ही मैन्युफैक्चर साल्ट बाय मैन्युफैक्चर साल्ट बाय यूजिंग द सी वाटर, एक नेचुरल मैनर से वो साल्ट तैयार करते हैं, जहां पर वे क्या करते हैं, सी वाटर को बॉयल करके क्या कहते हैं, साल्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, तो इस तरीके से महात्मा गांधी क्या करते हैं, साल्ट लॉ को तोड़ देते हैं। अब यहां पर महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम साल्ट लॉ तोड़ा, उसके बाद इंडिया के अंदर होड़ चल पड़ी। इट मींस ये साल्ट लॉ जो तोड़ दिया गया, मींस साल्ट लॉ को जो ब्रेक किया गया, ये था, इट वाज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आप इसको ये बात बोल सकते हो, क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की ये एक बिगिनिंग पॉइंट था। इसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब था नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, बट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब था टू ब्रेक द लॉ आल्सो। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ते हैं, तो ऐसे ही अदर पार्ट में इंडिया के अलग अलग जगह पर जो अलग अलग जो पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, साल्ट बनाकर साल्ट लॉ तोड़ते हैं, एंड पीपल स्टार्टेड नॉट टू कोऑपरेट विद यू कैन से ब्रिटिशर्स। ये दोबारा से फिर शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसके बारे में ही आगे पढ़ लेते हैं, इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इससे ही अटैच है। So peasants, tribal and women, they participated in a very large number during this movement. If we think about the civil disobedience movement, people of all caste, whether they are peasant, they are tribal group, and mostly women, they participated in large number. जिस वक्त दांडी मार्च चलती थी, अब 24 दिन की वो यात्रा थी, 10 मील हर दिन चलते थे, तो जहां पर भी महात्मा गांधी रुकते, वहीं पर क्या करते, तो उनको सुनने के लिए अलग अलग जो वर्ग से बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे, वो उनको से मिलने आते थे। A business federation published a pamphlet on the salt issue. अब एक बिजनेस जो फेडरेशन थी, उसने क्या किया, उसने साल्ट इश्यूज को लेकर क्या किया, एक पंपलेट तैयार की गई। ठीक है, उस पंपलेट के अंदर क्या हुआ, साल्ट इश्यू के बारे में बताया गया कि ब्रिटिश का ओप्रेसिव मेथड क्या था। नाउ द गवर्नमेंट tried to crush the movement through the brutal action against the peaceful satyagrahi, and thousands were sent to the jail, and it was a very natural phenomena that was done by the Britishers. ठीक है, क्योंकि जब कभी भी स्ट्राइक होगी तो पीपल स्ट्राइक करेंगे, पीपल क्या करेंगे, देवर बाइकॉटेड ऑल द फॉरेन गुड्स एंड अदर थिंग्स, ये नॉर्मल होता है। तो इसी तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, दे यूज द ब्रूटल मेथड्स, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो इन सब चीजों को खत्म कर सके, जहां पर थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल आल्सो। Now, the combined struggle of the Indian people bore fruit when the Government of India Act of 1935 prescribed, क्योंकि यहाँ पर क्या दे दिया गया, यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई है। इट मीन्स क्या दे दिया गया है, यहाँ पर
क्षेत्रीय जो पार्टियां थी उनको आप कह सकते हो उनको अधिकार दे दिए गए कुछ इस 1935 के एक्ट के अनुसार। एंड द गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू बी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937, और 1937 के अंदर इस लेजिस्लेचर के इलेक्शंस भी हुए। नाउ टोटल अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, द कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 प्रोविंसेस के अंदर से 7 प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस को आप कह सकते हो जीत मिलती है, वो गवर्नमेंट बनाती है। In September 1930, after the 2 years of the Congress rule in the province, the Second World War broke out. Okay, थोड़ा सा इससे पहले हम वापस चलते हैं क्योंकि ये बातें यहाँ पर डिस्कस नहीं की गई, तो उसी की बात कर लेते हैं। अब 1930 के अंदर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, हर जगह पर चारों तरफ ये चलती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसको बड़े आप कह सकते हो बड़े ब्रूटल मैनर से उसको दबाने के लिए तैयार होती है। ठीक है, इसी टाइम पीरियड के दौरान में 1930 के अंदर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जो कि दलित पीपल के द्वारा आप कह सकते हो भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्टार्ट की जाती है। ठीक है, अब पहले महात्मा गांधी को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बात की जाती है 1929 के या 30 के आसपास में, बट ही रिजेक्टेड इट। वो रिजेक्ट कर देते हैं कि हमें तो केवल कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, वी डोंट नीड एंड वी डिडंट नीड एनी अदर थिंग्स। ठीक है, वी नीड जस्ट ओनली कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, बट अब क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को क्या करती है, जेल में डालना शुरू कर देती है। ठीक है, कांग्रेस को इलीगल कर देती है। इवन अगर कोई भी कहीं भी प्रोटेस्ट होता है तो उन सबका के खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। नाउ द थिंग्स बिकम वायलेंट। अब थिंग्स वायलेंट हो गई, इट मींस महात्मा गांधी को विड्रॉ करनी पड़ती है। अब महात्मा गांधी क्या करती है, 1931 के अंदर गांधी इरविन पैक्ट होता है। ठीक है, उस पैक्ट के अनुसार महात्मा गांधी क्या करते हैं, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, और वो एग्री करते हैं कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि जितने भी उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया है उन सबको रिलीज कर दिया जाएगा। ये चीज होती है। ठीक है, समय बीतता चला गया। अगर मैं बात करता हूँ जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर महात्मा गांधी वहां पर मिलती हैं, तो वहां पर इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाते हैं महात्मा गांधी, पर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन मींस दलित पीपल की तरफ से जाती हैं भीमराव अंबेडकर एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है बाय द भीमराव अंबेडकर फॉर द दलित पीपल, क्योंकि उनका मानना था कि अगर उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल जाता है तो उस तरीके से ही ये डिप्राइव्ड सेक्शन अपग्रेड हो सकता है। पर महात्मा गांधी कहते हैं इट वुड डिसइंटीग्रेट द यूनिटी ऑफ द इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है, बट महात्मा गांधी कहते हैं कि ये हमारे इंडियन मूवमेंट को क्या करेंगी, डिसइंटीग्रेट कर देंगी। तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं अगर उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो 1932 के अंदर एक पूना पैक्ट शामिल होता है, साइन किया जाता है, जहां पर जो ये दलित पीपल है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी, बट सेपरेट इलेक्शन नहीं होंगे, जनरल इलेक्शन के अंदर ही काम होगा। ठीक है, इस तरीके से बात होती है। तो वापस जब महात्मा गांधी आते हैं, पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उनकी मेन डिमांड थी कि स्वराज उनको मिलना चाहिए, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसलिए वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है असफल रहती है। महात्मा गांधी 1932 में जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं सिचुएशन बिल्कुल चेंज है। कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया, पॉलिटिकल जो पीपल थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन क्रिएट होने लगी। महात्मा गांधी ने दोबारा से ट्राई किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, बट इट वाज नॉट सपोर्टेड बाय मैक्सिमम पीपल। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इन 1934 उसे दोबारा से बिल्कुल बंद कर दिया गया। ये सिचुएशन थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे 1935 के अंदर जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, जहां पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं 1937 के अंदर, और 7 सीट्स के अंदर या 7 प्रोविंसेस के अंदर जो कांग्रेस है उसको क्या करती है, गवर्नमेंट बनती है। Now we will discuss about the September 1939 time period, and it was after the 2 years of 1937. ओके, तो अब ये था सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार के जो टाइम पीरियड के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।